संजय जी, मैं आपके पास आऊं। आम आदमी पार्टी एक वक्त बहुत तेजी से, बहुत जबरदस्त तरीके से दिल्ली में तो उसने सरकार बनाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद पंजाब में भी बनाई। लेकिन एक वक्त था जब पूरे देश में लोग उसके समर्थन में खड़े हुए थे। अब वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक पोटेंट फोर्स है। और जो अभी सुप्रिया जी ने कहा, धान की बैठोनी इन्होंने कहा, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने आज कार्यक्रम किया कि राहुल गांधी ने धान बो दिया है। राहुल गांधी धान बो रहे हैं। तो ये धान बोना आप जानते हैं हमारे इलाके में कैसे उसका इस्तेमाल होता है। आप जब आम आदमी पार्टी की तरफ से देखें पहले, और दूसरा आप ऑब्जर्वर के तौर पर भी देखते हैं, विपक्षी एकता, ये विपक्ष क्या चीज है जिसकी एकता होगी और जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन विनिंग मशीन को मुकाबला देगा 2024 के इलेक्शन में? देखिए आलोक जी, हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि किस आदमी से हम लोग लड़ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सिद्धांत का कोई मायने नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकता है, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको संविधान में यकीन नहीं, लोकतंत्र में यकीन नहीं, संघीय ढांचे में यकीन नहीं, राजनीतिक दलों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। पहली बात तो हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 2014 और 19 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है और उसके कई कारण हैं। महंगाई उसका एक बड़ा कारण है, उसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, 1 साल तक इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सिद्धांतों का, उसूलों का कोई लेना देना इस पार्टी से नहीं है, ये अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और जो आपने कहा कि विपक्षी एकता में मतभेद, तो देखिए जहां लोकतंत्र होगा वहां तो मतभेद होगा ही होगा। जहां तानाशाही होती है वहां मतभेद नहीं होता है, जहां लोकतंत्र होता है वहां मतभेद होता है। तो अगर कई इकट्ठे सारे दल मिलेंगे तो उन सारे दलों के बीच में मतभेद भी होगा, उनके अपने अपने इश्यूज भी होंगे, लेकिन उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा सभी को, वो चाहे कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। उन सारे पार्टियों को मिलकर एक अपना ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता पूछती है, भाई आपके इकट्ठा होने से हमको क्या मिलेगा, हमारे लिए आप क्या सपना लेके आए। अगर तो आपका मकसद सिर्फ ये है कि सारी पार्टियां इकट्ठा होकर मोदी को हरा के हम भी सत्ता में आ जाए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई इंटरेस्ट होगा। उनको अगर महंगाई का जवाब मिले, उनको बेरोजगारी का जवाब मिले, उनको अडानी के घोटाले का जवाब मिले कि उस पर हम कैसे कार्रवाई करने जा रहे हैं, या जो अभी जिस तरीके से मोदी जी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ कि 3 दिन पहले वही शख्स ये कह रहा है कि साहब 70,000 करोड़ का घोटाला हमने पकड़ लिया एनसीपी का, और कह रहे हैं कि साहब कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला है और खनन घोटाला है और सिंचाई घोटाला है, और उन्हीं लोगों को 3 दिन के बाद आप मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर अपनी पार्टी में शामिल करके, अपने अपने साथ गठबंधन में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो ये जो नया मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, जिसमें सारे दाग चुटकियों में धुले, हत्या कर लें, लूट कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, बड़ी सी बड़ी बेईमानी कर लें, तो कुछ भी आपका धुल जाता है। इससे इससे लोग बड़े हैरान हैं कि और देखिए प्रधानमंत्री का साहस कि इतना सब कुछ होने के बावजूद रायपुर में जाके कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की गारंटी देता हूं। तो अब जो उनका जो एक नैतिक आभा मंडल जो था प्रधानमंत्री जी का, जो एक नैतिकता की बात करती थी आरएसएस और बीजेपी, उसका भी चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये सही वक्त है कि सब लोग इकट्ठा होकर इस देश की जनता के साथ खड़े हों और उनके जो सवाल हैं उसका जवाब खोज कर लाए कि हम उनको क्या देना चाहते हैं और क्या उनके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि अगर भाजपा की आप बात करेंगे, एक भी मोर्चे पर सफल नहीं रही है बीजेपी, एक भी मोर्चे पर मोदी जी सफल नहीं रहे। छोड़ दीजिए कि वो काला धन लाए कि नहीं लाए और 15 लाख हर खाते में गया कि नहीं गया। नोटबंदी इतने जोर शोर से लेके आए थे, क्या हुआ उस नोटबंदी का, क्या फायदा हुआ इस देश का?
काला कानून किसानों का लेके आए, 1 साल तक पूरे देश में किसान सड़कों पर रहा, क्या फायदा हुआ उसका? बेरोजगारी दूर करने की बात कही, 18 करोड़ नौकरी अब तक मिल जानी थी, क्या हुआ? क्या हुआ किसान के फसल का दाम दोगुना करने का? क्या हुआ 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान सबको मिलना था, क्या हुआ उसका? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस। हाँ, सिर्फ एक बात प्रधानमंत्री जी की बड़ी खूबसूरती है, या कह लीजिए कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी कला है कि वो अपने झूठ को बहुत अच्छे से बेच लेते हैं। कोई भी चीज इतना जोर जोर से बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल ये कल ही इसको पूरा करने जा रहे हैं, और उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि जिसमें वो कहानी थी कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। तोता यही रटता रहता है और जाल में फंस जाता है। तो इस देश की जनता की हालत वही हो गई है। एक बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना फेंकता है, और उस हिंदू मुसलमान के दाने में, उस नफरत के दाने में, उसको चुगने के चक्कर में सब लोग फंस रहे हैं। असली बात यह है। तो इन सारे मुद्दों पर अगर हम स्पष्टता के सामने, स्पष्टता पूरी स्पष्टता के साथ देश के सामने आएंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें मोदी जी को और बीजेपी की मौजूदा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और जितना वो घबराए हुए हैं इस वक्त, इसमें भी कोई शक नहीं कि जो अजीत पवार का ऑपरेशन उन्होंने किया है, वो पटना की मीटिंग की वजह से ही किया है। जिस तरह से वो जीतन मांझी को तोड़ के अपने पास लाने के लिए कवायद किया उन्होंने, तो ये सब उसी के कारण है। तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है मोदी को जवाब देने के लिए और उनकी तानाशाही को जवाब देने के लिए, कि सारे लोग एक साथ आए और देश के सामने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखें कि वो क्या करना चाहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ आए, दो सवाल है मेरे दिमाग में। एक तो पहला, ये आपने जो शुरुआत की, जहां आपने भूमिका बांधी कि हमको सबको समझ लेना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे है। अगर 9 साल केंद्र में सरकार चलने के बाद जब चुनाव सामने आ रहा हो, उस वक्त आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मुकाबला किससे है, तो हम क्या माने, मुकाबला क्या हो रहा है? ये क्या आपको 2014 में समझ में नहीं आया था कि मुकाबला किससे है? 9 साल लग गए ये समझने में, या एक दूसरे को समझाने में? पार्टियां एक दूसरे को समझा रही हैं क्या कि मुकाबला किससे है, या वो जनता को समझा पा रही हैं? ये प्रश्न है। नहीं, मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करने में कहीं कोई बुराई नहीं है कि 2014 में शायद हम लोग ये समझने में कामयाब नहीं रहे कि इनको कैसे जवाब दिया जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। हाँ, उस समय पुलवामा की घटना हुई जिसको इन्होंने उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। दूसरी बात यह है कि जनता को भी ये लगा कि भाई 5 साल इनको अभी मौका मिला है, तो मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के लिए एक मौका इनको और देना चाहिए। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से लोगों ने इनको एक बार फिर मौका दे दिया। लेकिन दूसरी बार मौका देने के बाद भी अभी तक जो इनकी हालत है, वो लगातार, बेरोजगारी की बात करें तो 45 वर्षों में सबसे ज्यादा इस देश में बेरोजगारी बढ़ गई। और दूसरा, मैंने जो कहा कि इनके पास एक मजबूत संगठन है, झूठ फैलाने का तंत्र है, व्हाट्सएप का एक विश्वविद्यालय है जिसका ये सदुपयोग करना जानते हैं। एक झूठ को 10 मिनट के अंदर पूरे देश में पहुंचाने की क्षमता बीजेपी के अंदर है, तो उसको काउंटर करने की क्षमता हम लोगों को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और मैंने ये जो बात कही कि किससे हमारा मुकाबला है, ये हमको समझ लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे थे। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग, इनके लिए मुश्किल किसके लिए होती है? जिसको कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़े, आगे पीछे सोच के चले। जिस व्यक्ति के अंदर ये भय डर है ही नहीं है, तो वो अपने रास्ते पर अगर कुछ भी करके आगे बढ़ना हो तो बढ़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक विपक्ष है जिसकी अपनी विचारधारा है, अलग अलग सोच है, वो तमाम दुविधाओं से घिरा हुआ है। तो उससे निकलने के लिए आपको, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि सबको एक तस्वीर लेके सामने आना पड़ेगा देश के सामने कि मोदी से अच्छा
विपक्ष को वोट देना क्यों है, मोदी से बेहतर, बीजेपी से बेहतर विपक्ष को चुनना क्यों है, यह हमें बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे अभी तक मैं देखता हूं कि बीजेपी वाले लगातार पटना की बैठक पे सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं देखो साहब सारे इकट्ठा हो गए, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए। तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा छोड़ी है इन्होंने क्या? भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण किया है पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर वाटर घोटाले का आरोप खुद बीजेपी ने लगाया, उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल दिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जिसके ऊपर शारदा नारदा स्कैम का आरोप खुद बीजेपी ने लगाया, उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल दिया। रेड्डी ब्रदर्स हो, येदुरप्पा हो, शिवराज सिंह हो, अजीत पवार हो, हसन मुश्रिफ हो, छगन भुजबल हो, लंबे नाम है। ये उदाहरण बहुत सारे गिनाए नाम है। नहीं, वो जो बात आप कह रहे हैं वो है। आजकल बीजेपी, मैं एक बात और खत्म कर दूं, वॉशिंग पाउडर भाजपा का एक विज्ञापन चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा। तो जो आप बात खत्म कर लें, जो बात आप कह रहे हैं, उसके बाद में दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग पटना की मीटिंग में थे वो कौन से लोग हैं? लालू यादव जी की सरकार, पहली सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। मुलायम सिंह जी की पहली सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। टीएमसी बीजेपी के साथ रह चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ रह चुकी है। पीडीपी बीजेपी के साथ रह चुकी है। शिवसेना बीजेपी के साथ रह चुकी है। जेडीयू बीजेपी के साथ रह चुकी है। तो कौन सी ऐसी पार्टी बची है जो बीजेपी, डीएमके बीजेपी के साथ रह चुकी है। तो जब तक बीजेपी के साथ आदमी रहता है, वो राजा हरिश्चंद्र रहता है, बिल्कुल पवित्र रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। और जैसे ही वो विपक्ष के खेमे में आज चला जाता है, कहते देखो सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए। तो इसका भी काउंटर हमें करके बताना पड़ेगा कि भाई चाहे अटल जी हो या जनता पार्टी की जो 300 से ज्यादा सीटें, कितनी 350 जो भी सीटें आई थी, उस समय भी तो सारा विपक्ष एक साथ आया था। अलग अलग परिस्थितियां राजनीति में होती हैं। इस देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें सीपीएम सीपीआई जनता दल थी और बाहर से उसको बीजेपी समर्थन कर रही थी। तो आज 140 करोड़ के देश में अगर एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है तो उसको गठबंधन की राजनीति में जाना पड़ेगा और विपक्ष को अपने मतभेद को भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा। मौजूदा राजनीति तो यही कहती है, मौजूदा तस्वीर भी यही कहती है। तो एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन है विपक्षी एकता को लेके, जो अभी पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, आप लोग क्या पोजीशन ले रहे हैं? आप उसमें शामिल हो रहे हैं तन मन धन के साथ? नहीं, मैं वो एक इशू कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसपे मुझे लगता है कि आपके कार्यक्रम में उस पर डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। पटना की बैठक में जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस का मुद्दा उठाया था, तो उस पर कांग्रेस का जवाब आना अभी बाकी है। और बाकी जहां तक 17-18 की मीटिंग का सवाल है, उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का पत्र आया है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो अभी मोदी को हटाने के लिए बिल्कुल हम लोग साथ में हैं, बीजेपी को हटाने के लिए बिल्कुल साथ में है। हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। और पार्लियामेंट में भी आप देखते होंगे कि जितना भी मौका मिलता है इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और उस समय हम पार्टियां नहीं देखते, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीआरएस हो चाहे जो भी पार्टी हो, सब विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर विरोध करते हैं। अडानी का इशू लेके देख लीजिए आप, 17 पॉलिटिकल पार्टीज ने जेपीसी की मांग की अडानी के महाघोटाले पर, और इतना क्लियर कट घोटाला कि मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। कोई ईडी नहीं जाती, कोई सीबीआई नहीं जाती, कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं होती। और सीना तान के हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ, और परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग। तो भाई परिवारवाद ठीक है, परिवारवाद बहुत बुरी चीज है। मोदी जी का परिवार क्या है? चाचा अडानी, भाई अडानी, दादा अडानी, सारा कुछ अडानी है उनका। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी, पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी, सड़क अडानी, बिजली अडानी, स्टील अडानी, सीमेंट अडानी, सब कुछ अडानी। तो मोदी जी का तो एक ही व्यक्ति का परिवार है, वो सारा कुछ उसके ऊपर लुटाया जा रहा है।
तो ऐसा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसको शायद हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने में अब तक उतने सफल नहीं हो पाए हैं। देखिए, अभी कांग्रेस को सफलता मिली कर्नाटक में, क्यों मिली? क्योंकि यही तोड़फोड़ का हथकंडा इन्होंने कर्नाटक में अपनाया। और इस बात को आलोक जी लोग पसंद नहीं करते हैं। जो काम इन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के साथ किया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब आम चुनाव होगा महाराष्ट्र की जनता इनके खिलाफ जमकर वोट करेगी। आप इस बात को देख लीजिएगा और उस वक्त आप महसूस करेंगे कि जो ये हथकंडे अपनाते हैं ईडी सीबीआई के जरिए तोड़फोड़ का, उस पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ा था इन्होंने, उसका रिएक्शन देखने को मिला, साफ कर दिया लोगों ने। 40% कमीशन की सरकार, 40% कमीशन की सरकार, वहां कांग्रेस विकल्प के रूप में थी, उनको बम्पर वोटों के साथ जिताया लोगों ने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब ये सही वक्त है कि जब हम जनता को ये बताएं कि दरअसल ये खोखले लोग हैं और इनका ना डेमोक्रेसी में यकीन है, ना फेडरल स्ट्रक्चर में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मतलबी लोग हैं और ये देश को सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए लूटने आए हैं। जी संजय जी, सुप्रिया जी कह रही हैं जब जनता मन बना लेती है तो बड़े बड़े हुक्मरानों को वो उठाकर, वो कहते हैं जब दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। तो वो परिस्थिति आने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या जनता उठेगी? इस वक्त तो जो परिस्थिति है उसमें तो जनता को उठाना पड़ेगा। जनता को उठाने के लिए आपने एक बाकायदा लिस्ट बताई कि कौन कौन से मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर एक साझा अभियान, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई अंडरस्टैंडिंग कि अब हम कौन सा मुद्दा उठाएंगे और हम उठाएंगे और सब उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आपने अडानी कांड का जिक्र किया। पवार साहब ने अडानी कांड पे उस वक्त ही पानी डाल दिया था कि उन्होंने कहा साहब इसमें जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, और अब पवार साहब की अपनी पार्टी का कांड हो गया। ये इस तरह के किस्से आते रहते हैं। तो जो मुद्दे हैं जिनको मुद्दा कहा जाता है, वो मुद्दे क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं, और क्यों उनके बजाय जिन मुद्दों को सामने नहीं आना चाहिए वो मुद्दे आज भी हवा में छाए हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आलोक जी। और पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दो तरह की विचारधारा है, एक कट्टरता वाली विचारधारा और एक कार्यक्रम वाली विचारधारा। एक विचारधारा जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो कट्टरता में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो भाईचारा बनाने में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो भाईचारे को बिगाड़ने में यकीन रखती है, एक विचारधारा है जो अमन और शांति के लिए काम करती है, और दूसरी विचारधारा है जो चाहती है कि पूरा देश हमेशा डिस्टर्ब रहे, उसी में उनका फायदा है। तो दो तरह की विचारधारा है, ये तो हमें स्वीकार करना होगा। और मैं खुलकर इस बात को आपके सामने कह रहा हूं, हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत हो ना हो। कट्टरता की विचारधारा में मजा बहुत आता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर पढ़े लिखे लोगों को मजा आता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। आप उनकी डिग्री देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, कोई पीएचडी है, कोई कुछ है। लेकिन जब उनकी बातचीत का स्तर देखेंगे आप और उनके मन की नफरत देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि किस तरह से आज की तारीख में कट्टरता की विचारधारा का विस्तार न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है। और इस तरह से किया जा रहा है कि पुराने जो दोस्तों के ग्रुप बने हैं उसमें झगड़े हो जाते हैं, परिवारों के अंदर झगड़े हो जाते हैं, और ये एक विचित्र सी स्थिति है कि लोगों को इसमें मजा आता है और इसके कारण से लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना वो पेट्रोल सोचते हैं, ना डीजल सोचते हैं, ना महंगाई सोचते हैं, ना अशिक्षा सोचते हैं, ना बेरोजगारी सोचते हैं। चुनाव आता है तो वही हिंदू मुसलमान, वही कट्टरता की विचारधारा, उसके चक्कर में फंस के अपना वोट करके आ जाते हैं। और तो इसमें तो बीजेपी को महारत है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी महारत है। वो एक अजीब इंसान है जो नवाज शरीफ को गले भी लगा सकते हैं और दुबई के शेखों को भी गले लगा सकते हैं, मिस्र की मस्जिद में वो जाकर मौलाना को भी गले लगा सकते हैं, लेकिन भारत में आते ही वो तुरंत कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये उनकी एक अद्भुत उनके अंदर क्षमता है और अद्भुत उनके राजनीति करने का तरीका है।
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, कि कट्टरता की विचारधारा से पूरी दुनिया को कुछ नहीं हासिल हुआ। आप हिटलर की जर्मनी को उठा के देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान है, उसकी हालत देख लीजिए। वहां तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है ना, मुसलमान मुसलमान ही है। कोई मस्जिद में बम फोड़ता है, कोई एक दूसरे को मारने काटने में लगे हो, क्योंकि एक कट्टरता की विचारधारा को वहां बड़े खुशी के साथ लोगों ने बढ़ने दिया और इस पे गर्व किया कि हाँ देखिए ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। आप अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, उसामा बिन लादेन के समय में क्या क्या नहीं हुआ, और क्या हालत है महिलाओं की, सीरिया की हालत हो, इराक की हालत हो। तो जब भी आप बात करेंगे कट्टरता वाली विचारधारा में, तो उसमें मिर्च मसाले में मजा बहुत आता है। एक कार्यक्रम, अभी आप मीडिया का जिक्र कर रहे थे ना आलोक जी, एक कार्यक्रम में हमारे साथ अभय जी मौजूद थे, और सुप्रिया जी भी अभी मीडिया का जिक्र कर रही थी। अभय जी मौजूद थे, वो गवाह है इस बात के, और इसलिए मैं आज उसका जिक्र करना चाहूंगा। एंकर ने मुझसे पूछा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा कि भारत के संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो वो चुप हो गए। तो मैंने कहा कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आपका सवाल गैर संवैधानिक है। तो वहां अभय जी बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि ये सवाल ही आपका गैर संवैधानिक है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो हमारा और अभय जी का वो हिस्सा काट दिया गया, दिखाया तक नहीं गया, क्योंकि इस सवाल में वो फंस रहे थे। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो अपने कट्टरता की विचारधारा को फैलाने में अब तक कामयाब रहे, लेकिन लोग झेलते झेलते परेशान होते होते, नोटबंदी हो, फिर किसानों का मसला हो, फिर महंगाई हो, फिर जो है बेरोजगारी हो, किसानों का मामला हो, तो एक तरीके से टूट चुके हैं। अब वो एकदम से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि किस मुंह से इन लोगों का साथ दें। अच्छा, जिस नैतिकता और ईमानदारी का ढोल पीटते थे, उस पे भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो इसलिए अब आज की तारीख में बीजेपी का सपोर्टर हो, वोटर हो, वो थोड़ा निराश है, हताश है, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। तो ये सही वक्त है कि हम उनके सामने ये कह सकते हैं कि भाई, ये कट्टरता और नफरत की विचारधारा से अलग भी इस देश के अंदर एक विचारधारा है जो आपके लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं लेके आई है। और मैं दिल्ली के संबंध में बात कह सकता हूं, और हिमाचल और कर्नाटक में भी वो प्रयोग कांग्रेस ने किया कि ये नफरत की विचारधारा को मारने के लिए, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को मारने के लिए, जब आप लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ योजना लेके आते हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलता है। जैसे पंजाब में मैं कहूं तो 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा बहुत कारगर रहा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को उसी तरह का वादा बहुत कारगर रहा, इनके पक्ष में रहा। ओपीएस का वादा इन्होंने हिमाचल में किया, हमने पंजाब में किया। तो कुछ ठोस बातें, कुछ ठोस घोषणाएं अगर आप करके सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का कैंपेन इस वक्त ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, इनको एक बेनिफिट और मिला है। वो बेनिफिट क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूं कि रोअंधा प्रधानमंत्री, अगर आप इनको कुछ बोल दीजिए तो रोने के लिए तैयार बैठे रहते हैं बेचारे। अगर कोई टिप्पणी आपने इनके खिलाफ कर दी तो पूरे देश में रोएंगे कि देखिए हमको तो ऐसा कह दिया, मैं तो बड़ा निरीह प्राणी हूं, मैं तो बहुत ही सीधा हूं और आपके बीच का हूं, और ये देखिए हमें गालियां दे रहे हैं, मैं तो पता नहीं कितनी किलो गाली खा के सोता हूं, पता कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो उनका तरीका है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक फायदा कांग्रेस पार्टी के हक में ये जाता है कि अब वो रोने धोने वाला काम, रोअंधा काम जो उनका होता था, वो नहीं हो पाता, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक वंचित समाज से आते हैं, तो उनके सामने वो सब नहीं चल पाता कि मैं भी तो नीच हूं जी, और फलाना हूं, वो सब जो उनका तरीका है, वो उससे, अभी जैसे मैंने कर्नाटक के चुनाव में देखा कि किसी उदाहरण के संबंध में उन्होंने कहा कि जहरीला सांप या कुछ बोला उन्होंने। अगर यही स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर या राहुल गांधी या किसी और प्रियंका गांधी ने दिया होता, तो निश्चित रूप से पूरा चुनाव जो है वो उसी के इर्द गिर्द घुमाते, क्योंकि वो बेनिफिट वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते, और एक बड़ा मैसेज वो देते हैं कि भाई, वो इस बात को कहते भी हैं, कई बार मैंने पार्लियामेंट में भी सुना है कि भाई वो
अपने आप को तो तुम तो आए 2002 के बाद ओबीसी की कैटेगरी में। मैंने तो वो दंश झेला है जो आज भी देश के लोग झेल रहे हैं कि गुजरात में एक बच्चे ने गेंद छू लिया तो उसका अंगूठा काट दिया गया, और अभी घोड़ी पे चढ़ने के लिए सीआरपीएफ के जवान को पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ा, और टीकमगढ़ में गोलियां चली। तो ये हालत है। तो ये सही वक्त है कि एक ठोस कार्यक्रम, 2-4 प्रमुख चीजें हम लोगों के दिमाग में सिंक कराएं और बताएं कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, जिससे कि वो इस हिंदू मुसलमान की जकड़ से बाहर निकले। क्योंकि असली जकड़ तो यही है जिसके अंदर सारे लोग जकड़े हुए हैं। और मैंने जैसा आपको कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे जिनको आप उनकी डिग्री देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन उनके बातचीत का स्तर देखेंगे तो आपको रुलाई भी आएगी और हंसी भी आएगी। जी सुप्रिया जी, आपकी परमिशन से बस एक बात और मैं खत्म कर लूं कि जो आपने 250 सीटों का आंकड़ा कहा, मैं समझता हूं कि वो संख्या आपकी कम से कम 350 सीटों के लिए तैयार होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 250 सीटों पे एक के खिलाफ एक लड़ेंगे तो 250 की 250 सारी जीत जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको 272 का आंकड़ा पार करना है तो कम से कम 350 सीटों पर आपकी ऐसी योजना होनी चाहिए। लगभग 200 सीटें आप लड़िए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन 350 सीटों पे ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार और एक प्रत्याशी उतरे, तब उसके सही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली में 4 सीटों पे एक उम्मीदवार की स्थिति आपको दिख रही है? अभी आपने ये सवाल आपका जल्दबाजी का है,